टुडे आवर वेबिनार इज ऑन। आज का अपना वेबिनार है कैसे गाजर, मूली और बीट रूट के अंदर प्रोडक्शन 40% ज्यादा बनाया जाए। आप शेयर कर सकते हैं कि आपने एक प्रोग्राम क्यों ज्वाइन किया है और आपके मेजर कंसर्न क्या हैं गाजर, मूली और बीट रूट की खेती करने में। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, आपका जो भी कंसर्न हो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं लास्ट में सारा का सारा इसमें कवर अप कर लूंगा। मेरा नाम है समीर अलावादी। मैंने पढ़ाई करी है केमिकल इंजीनियरिंग की और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है मैनेजमेंट में। 22 साल का मुझे एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के फील्ड में। मैंने मेरी कंपनी है उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मैं एज ए टेक्निकल डायरेक्टर काम करता हूँ। मैं एज ए कंसल्टेंट काम करता हूँ अलग अलग खेती में, जैसे केला है, पपीता है, आम है, अनार है, गन्ना, चीकू, अमरूद, सभी सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग। मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी काम करता हूँ IIM जम्मू में और EDI के अंदर। उत्कर्ष एग्रोकेम के अंदर हम लोग 130 से भी ज्यादा बिन केमिकल के बिना का बिन जहरी प्रोडक्ट बनाते हैं जो खेती के लिए उपयोग में आते हैं। मेरी दूसरी कंपनी है जिसका नाम है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP, इसमें मैं पार्टनर हूँ। और ये कंपनी में हम पेड़ बनाते हैं, पेड़ बेचते हैं, पेड़ लगा कर देते हैं, पेड़ बड़ा करके देते हैं, लैंडस्केपिंग करते हैं। और ये दोनों कंपनी हमारी सूरत स्थित है। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप हमारी उत्कृष्ट के बारे में तो www.utkarshagro.com पे जा सकते हैं, और ट्रीज वाले में www.treeswale.com में आप जा सकते हैं। आपने नागराज जी अभी भी आपने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया है, तो आपका ये आपने वेबिनार ज्वाइन किया है, तो आपको कोई भी कंसर्न हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि आपका आपने जिस पर्पज से सॉल्व किया अटेंड किया है ये, तो आपका वो पर्पज सॉल्व हो सके। आज के वेबिनार के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि प्रॉफिटेबल गाजर, मूली और बीट की खेती के लिए हमें क्या क्या चीजों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत है। क्या क्लाइमेट होना चाहिए, कैसी सॉइल होनी चाहिए, बुआई कैसे करनी है, उसमें अलग अलग खेत न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है, आंतर खेड़ कैसे करेंगे, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं, पेस्ट और डिजीज मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, और हार्वेस्टिंग कब करनी है, कैसे करनी है, क्या और क्या यील्ड आएगा। ये सब के सब पॉइंट्स हम लोग आज के वेबिनार में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्लाइमेट रहता है। एक मिनट जरा। गाजर और बीट रूट जो, और ये तीनों बोल सकते हैं कि गाजर, मूली और बीट रूट तीनों के तीनों कूल कंडीशन, ठंडे क्लाइमेट के अंदर ज्यादा अच्छे होते हैं और पूरे के पूरे साल भी उगाए जा सकते हैं। ये क्रॉप खास करके ठंडे वातावरण में इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्वालिटी किस तरह से मापी जाती है, एक उसके अंदर मिठास बहुत अच्छी होती है, शुगर कंटेंट अच्छा बनता है, और अंदर का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा डेवलप होता है। लेकिन बहुत ज्यादा जब ठंड पड़ती है तो पौधा थोड़ा स्लो हो जाता है, और कुछ नहीं है। गाजर और बीट रूट का एक बर्फ पड़ता है तो भी मतलब टॉलरेट वो कर सकते हैं, खास करके ग्रोथ स्टेज के अंदर। वो गाजर और बीट रूट वार्म वेदर में भी उग सकते हैं, थोड़ी गर्मी में भी, लेकिन उनका जो बेस्ट कलर होता है, जो टेक्सचर होता है, जो क्वालिटी होती है, वो कूल ठंडे क्लाइमेट में ज्यादा अच्छी आती है। बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जोनिंग हो जाती है, मतलब गांठे जैसा गोल गोल हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बाहरी अपीयरेंस है वो आधा लाइट कलर का, आधा डार्क कलर का, इस तरह से गोल गोल सर्कल में बन जाता है। वो क्वालिटी अच्छी दिखने में नहीं लगती है। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा गर्म टेम्परेचर के अंदर जो जड़ें बनती हैं उसका जो कलर होता है वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो वही सेम चीज जब ठंडे क्लाइमेट में होती है तो वो बहुत अच्छा कलर और क्वालिटी देती है। जैसे गाजर और बीटरूट की बात करें, उस तरह से मूली भी एक ठंडे क्लाइमेट का है। उसका सबसे बढ़िया फ्लेवर, उसका टेक्सचर और उसका जो साइज है
वो 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर में आता है। जब लंबे दिन लंबे होते हैं और टेम्परेचर भी तापमान भी ऊंचा रहता है, तो उसमें बोल्टिंग हो जाता है, जिसमें जो जड़ें बननी चाहिए वो जड़ें बनती नहीं है, और जो प्रोडक्शन आना चाहिए वो भी नहीं आता है। गर्म क्लाइमेट के अंदर जो जड़ें होती हैं वो एकदम कड़क टफ बनती हैं और तीखी बनती हैं साइज आने से पहले, और हार्वेस्टिंग जो होता है वो छोटे पौधे में और में ही कर देना पड़ता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है, तापमान ज़्यादा होता है, तो मूली बहुत तीखी होती है, और जैसे-जैसे टेम्परेचर घटता जाता है वैसे-वैसे मूली की जो तिखाशपन होता है, पंजेंसी होती है, वो घटनी शुरू हो जाती है। सॉइल कंडीशन, जमीन कैसी होनी चाहिए? नॉर्मली क्योंकि ये सारा क्रॉप जड़ों में बनता है, तो जो सॉइल होती है, जमीन होती है, वो अच्छी नितार शक्ति वाली होनी चाहिए और लूज़ होनी चाहिए, लूज़ सॉइल होनी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए उसे 6 से 8 इंच की गहराई तक उसको लूज़ किया जाता है, मतलब कल्टीवेटर करके और हैरो के साथ में, और ताकि ज़मीन एकदम नरम हो जाए और जड़ें अच्छी तरह बन सकें। उसके बाद में एक पूरा का पूरा लेयर गोबर खाद का या कंपोस्ट का डाला जाता है, ताकि ऑर्गेनिक मैटर अच्छा रह जाए। 6 से 7.5 का जो पीएच रेंज रहता है, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है ये तीनों की तीनों खेती के लिए। सीड, कितना सीड चाहिए? तो ये तीनों की तीनों चीज़ें गाजर, मूली और बीटरूट बीज के द्वारा होता है, इनमें पौधे बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो बीज रहता है वो गाजर का 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के लिए चाहिए, बीटरूट का 3 से 4 किलो प्रति एकड़ चाहिए, और मूली का 4 साढ़े 4 से 5 किलो प्रति एकड़ चाहिए। सीड ट्रीटमेंट कंपल्सरी है, अगर आप चाहते हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी आए और हेल्थ अच्छा रहे क्रॉप का, तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट करना कंपल्सरी है। पहले इसका जो सीड होता है उसका ट्रीटमेंट आप ट्राइकोडर्मा ट्राइको से कर सकते हैं, या माइक्रोब्स माइक्रोब्स के अंदर ट्राइकोस भी आता है, साथ में नाइट्रोजन बैक्टीरिया, फास्फोरस बैक्टीरिया, पोटेशियम बैक्टीरिया, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर के बैक्टीरिया, सूडोमोनास, बैसिलस सबटिलस, ये सब आते हैं, तो वो उसके साथ कर सकते हैं 3 ग्राम प्रति किलो सीड के साथ में। फिर उसे क्या बोलते हैं, 4 से 5 दिन तक शेड में रखा जाता है, ताकि बीज के ऊपर पूरा हो जाए, और फिर अगर ज़रूरत लगे तो आप केमिकल फंगिसाइड में कर सकते हैं। लेकिन केमिकल फंगिसाइड बाद में करेंगे तो ये इसका जो असर है वो कम हो सकता है। दूसरा, जो मूली के बीज होते हैं, अगर उसके अंदर उसको अगर हम नैप्थेलिक एसिडिक एसिड NaA के अंदर 10 से 20 ppm के अंदर अगर हम बुआई करते हैं, तो उसका जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा, अगर आप पौधे बना के कर रहे हैं, तो पौधों को अगर हम 5% सूडोमोनास फ्लोरेसेंस सूडोस के अंदर ट्रांसप्लांटिंग से पहले करते हैं, तो भी उससे बहुत अच्छा होता है, और जड़ों के अंदर जो रूट रॉट का रोग होता है वो नहीं लगता है। बुआई का समय, क्योंकि ये कूल सीजन का क्रॉप है, तो नॉर्मली इसमें इसकी बुआई भी विंटर सीजन से पहले होती है प्लेन्स के अंदर। नॉर्मली बरसात कब खत्म हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और उसके हिसाब से सितंबर और जनवरी के बीच में नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर होती है, क्योंकि उस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ती और बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता है। और पहाड़ी एरिया के अंदर मार्च से लेकर अगस्त तक इसकी बुआई की जाती है और उसकी खेती की जाती है। प्लेन्स में जहाँ पे समर माइल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, तो वहाँ पे पूरे साल भी की जा सकती है, कुछ महीनों को छोड़कर। जो टेम्परेट टाइप का होता है वो नॉर्मली उसमें अक्टूबर तक प्लांटिंग नहीं की जाती है, और बैंगलोर के कुछ विस्तार में तो जून जुलाई में भी इसकी बुआई की जाती है। जमीन की तैयारी और बीज लगाने का तरीका, जड़ों का कोई भी क्रॉप होता है तो उससे बहुत भरभरी तरह की पल्वराइज जमीन की जरूरत रहती है अच्छी कल्टीवेशन के लिए। जो खेत रहता है उसको अच्छी तरह से प्लाव किया जाता है एक बार ऊपर नीचे करके, उसके बाद 4 से 5 प्लाव किया जाता है देसी प्लाव से, ताकि हर मिट्टी पूरी की पूरी भरभरी हो जाए। आप हैरो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर प्लाविंग के बाद में प्लैंकिंग मतलब हैरो का करके उसको क्रश कर दिया जाता है पूरे के पूरे बड़े गट्ठे को। जड़ों वाले जो भी क्रॉप रहते हैं उन्हें नॉर्मली पाड़ा के ऊपर, रिच के ऊपर लगाया जाता है, ताकि वेप्सा कंडीशन जल्दी आ जाए और जड़ें बहुत अच्छी तरह बन सकें।
नॉर्मली इसे अकेला उगाया जाता है या उसके साथ में कोई ना कोई कंपेनियन क्रॉप भी लगाया जाता है। द जो जो रोज में लगाया जाता है या पाड़े के ऊपर लगाया जाता है, तो वो अराउंड 22 सेंटीमीटर ऊंचाई के ऊपर रखा जाता है, जो पाड़ा बनाया जाता है, और 45 सेंटीमीटर एक दो के बीच में रखा जाता है। अ, और दो रो के बीच में 8 सेंटीमीटर का अंतर दो पौधों के बीच में रखा जाता है। जो दो तरीके से बीज की बुआई कर सकते हैं, या तो लाइन सोइंग एक एक करके लाइन में लगाया जाता है, या फिर छिड़काव करके ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है। ये नॉर्मली ये दो तरीके से मूली को लगाया जाता है। लाइन सोइंग के अंदर नॉर्मली बीज को सॉइल या रेती के साथ में मिक्स किया जाता है। एक भाग बीज लिया जाता है, 4 भाग रेती या सॉइल ली जाती है, और उसको हाथ में रख के फाड़े के ऊपर एक एक करके लगाया जाता है, और बाद में उसको जमीन से ढक दिया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर मतलब जिसमें छाटा जाता है, उसके अंदर सेम उसी रेशियो में एक भाग बीज, 4 भाग मिट्टी ली जाती है, और उसको पूरे के पूरे खेत में डाल दिया जाता है, और जितना इक्वली इवनली डाल सकते हैं उस तरह डालते हैं, और उसके बाद प्लैंक की मदद से उसको बाद में मिट्टी से ढक दिया जाता है। प्लांटिंग और स्पेसिंग, तो जो स्पेसिंग रहती है वो दो रो के बीच में 25 से 30 सेंटीमीटर की रहती है, और 10 सेंटीमीटर की दो प्लांट्स के बीच में रहती है। अगर टेबल रूट क्रॉप रखते हैं तो 25 बाय 5 सेंटीमीटर रखा जाता है। नॉर्मली दो बीज लगाए जाते हैं एक एक जगह पर, या और अगर ज्यादा उगा होता है तो उसको थिनिंग कर दी जाती है, एक एक बीज को निकाल दिया जाता है जर्मिनेशन करने के बाद, अगर ज्यादा उग जाता है। अगर नहीं उगता है तो वो अच्छा रहता है, इसलिए हम जब भी लगाओ तो एक ही जगह पर आप दो बीज लगाओ। फर्टिलाइजेशन और मैन्योरिंग, नॉर्मली गोबर खाद को अच्छी तरह से मिक्स करके जब जमीन की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय दिया जाता है, और जो भी एनपीके दिया जाता है उसमें से पूरा का पूरा जो पोटाश का डोज रहता है वो शुरू में दिया जाता है, और नाइट्रोजन का जो डोज रहता है वो आधा दिया जाता है रोज में बुआई से पहले। जो बाकी का आधा डोज रहता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का, वो एज ए टॉप ड्रेसिंग दिया जाता है पानी के देने से पहले, जब एकदम प्लांट के ग्रोथ स्टेज के अंदर। क्योंकि मूली जो है वो बहुत फास्ट उगने वाला क्रॉप रहता है, और तो जो सॉइल रहती है वो भी एकदम रिच रहनी चाहिए न्यूट्रिएंट से। अच्छी अगर सॉइल रहती है तो एक अच्छा उत्पादन आता है। गोबर खाद नॉर्मली 25 से 40 टन प्रति हेक्टर डालना रहता है, ये हेक्टर का माप है। नाइट्रोजन 18 से 50 किलोग्राम और वो आप दे सकते हो अमोनियम सल्फेट के स्वरूप में, या फिर यूरिया के स्वरूप में भी दिया जा सकता है। फॉस्फोरस 50 किलो दे सकते हैं आप एसएसपी के स्वरूप में या डीएपी के स्वरूप में, और पोटैश जो है वो 50 किलो देना रहता है एमओपी के स्वरूप में। ये पूरा का पूरा डोज जो है वो प्रति हेक्टर का डोज, एक हेक्टर के लिए। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आप 20 टन के आसपास गोबर खाद दे सकते हैं प्रति एकड़, या बायोडायनमिक कंपोस्ट 2.5 टन प्रति एकड़ दे सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट 2.5 टन प्रति एकड़ दे सकते हैं। साथ में नीम के 500 किलो प्रति एकड़ डालें जमीन तैयारी के लिए। साथ में आप बायो फर्टिलाइजर में एजोस्पिरिलम जो है फॉस्फोबैक्टीरिया 5 लीटर प्रति एकड़, ये यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है। या आपको इतना सारा यूज नहीं करना है तो आप सिर्फ माइक्रोब्स का उपयोग करिए 1 किलो बुआई के समय, और हर एक एक किलो 45 दिन के बाद में, 60 दिन के बाद, 75 दिन के बाद में, तो ये खूब एक्सीलेंट रिजल्ट देगा। क्योंकि माइक्रोब्स के अंदर एजोस्पिरिलोस भी आ जाएगा, फॉस्फोरस बैक्टीरिया भी आ जाएगा, एसिडोबैक्टर भी आ जाएगा, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बैसिलोमाइसिस, ये सब कुछ आ जाएगा। ये प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा काम करता है। ये हमारा शेड्यूल है जो हम रिकमेंड करते हैं। ये हमारा शेड्यूल इंटीग्रेटेड होता है, जिसके अंदर हम केमिकल का और ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन करते हैं। इसके लिए गोबर खाद आपको 10 से 20 टन प्रति एकड़ देना है। साथ में अमोनियम सल्फेट 7 से 15 किलो प्रति एकड़ देना है। सुपर एसएसपी 20 किलो प्रति एकड़, एमओपी 20 किलो प्रति एकड़ देना है। बुआई के समय सीड ट्रीटमेंट के लिए आप माइक्रोब या ट्राइको 3 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से दे सकते हैं। उगने के बाद में ड्रेंचिंग देने की जरूरत रहती है ताकि कुछ मर ना जाए, उसके लिए माइक्रोब्स और वैमोस दे सकते हैं, दोनों एक एक 1 लीटर माइक्रोब्स 1 लीटर वैमोस दे सकते हैं।
7 दिन के बाद में आपका जड़ों का फॉर्मेशन एकदम अच्छा हो और एकदम बढ़िया से बढ़िया डेवलपमेंट हो, उसके लिए अराउंड हॉर्स पावर 7 लीटर प्रति एकड़, रूट्स मल्टीप्लायर 1 लीटर प्रति एकड़, स्ट्रेस फ्री 1 लीटर प्रति एकड़ देना होता है। जल्दी रूट फॉर्मेशन की जो अर्ली रूट फॉर्मेशन स्टेज रहती है उसमें जर्मिनेशन के 20 दिन के बाद में यूरिया भी 10 किलो प्रति एकड़ देने की जरूरत है। उसी के साथ आप स्प्रे भी कर सकते हैं प्राइमोल स्ट्रेस फ्री कॉम्बी 2 का डोज 2 ग्राम 2 ml और 1 ग्राम का रहता है। रूट मैच्योरिटी का स्टेज रहता है जो 35 दिन के बाद रहता है जर्मिनेशन के, उस समय वापस आप यूरिया 10 किलो और एमओपी 10 किलो दे सकते हैं। साथ में आप स्प्रे कर सकते हैं बीम प्लस का आधा ml 13-045 7 ग्राम और डबल कॉम्पी 0.5 ml। इस तरह से आपका बहुत अच्छा उत्पादन बन जाता है। अब अलग-अलग अगर आपके रोग जो आ रहे हैं, उसकी हम आगे फोटो भी देखेंगे, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन हमने यहाँ पर शेड्यूल के हिसाब से दिया हुआ है कि ब्लैक रॉट, व्हाइट मोल्ड, कैविटी स्पॉट, रूट डाइबैक, क्राउन रूट स्कैब, इसके लिए आप फंगफ्री 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप में या ड्रेंचिंग द्वारा दे सकते हैं। रूट रॉट नेमेटोड या बीट सिस्ट नेमेटोड आता है, तो आप निमेटोनिल या नीमोफंगो 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है, एंथ्रेक्नोज है, अल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट है, रेडिश व्हाइट रस्ट है, तो आप फंगफ्री 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। एफिड्स है, कट वर्म है, आर्मी वर्म्स हैं, बीट वर्म है, तो बायोफ्लिक्स का 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। अगर लीफ माइनर है तो आप नीमोसिटी का 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। जो हमने प्रोडक्ट के नाम अपने दिए हैं उन पे फोटो आ जाते हैं। ये जो माइक्रोब्स है ये आप सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। 5 लीफ की स्टेज के अंदर आप माइक्रोब्स और वेमोजेल का ड्रेंचिंग कर सकते हैं या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज के अंदर 7 दिन के बाद बुआई के हॉर्स पावर रूट्स मल्टीप्लायर और स्ट्रेस फ्री दे सकते हैं। अर्ली रूट डेवलपमेंट स्टेज के अंदर आप स्ट्रेस फ्री, प्राइमोल और कॉम्बी 2 का स्प्रे कर सकते हैं। रूट मैच्योरिटी स्टेज के अंदर अच्छे से अच्छा उत्पादन है उसके लिए बीम प्लस, डबल कॉम्बी और 13-045 का आप स्प्रे कर सकते हैं। डिजीज के जो अलग-अलग अपने प्रोडक्ट बोले हैं, फंगफ्री, निमेटोनिल, बायोक्लीन स्वीप, निमोसिटी, ये सब का फोटो है। अब हम देखेंगे इरिगेशन के बारे में। पौधों को रेगुलर पानी की जरूरत रहती है और जो जमीन जो है वो मॉइस्चर वाली रहनी चाहिए, भेज वाली रहनी चाहिए। रोज पानी देने की जरूरत रहती है। 4 से 5 दिनों के लिए हल्का पानी देना होता है। उसके बाद में बरसात के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 से 4 दिन में दे सकते हैं पानी। अगर आपकी जमीन ड्राई रहती है, ड्राई सॉइल कंडीशन है, तो पौधों के अंदर बॉल्टिंग की शक्यता रह जाएगी और जो टेस्ट भी रहेगा वो बिटर मतलब तीखा होना शुरू हो जाएगा। बट ओवर वाटरिंग कभी भी नहीं करना है, नहीं तो रूट रॉट का या फट जाने का डर रहता है। सीजन के ऊपर डिपेंड करता है और सॉइल के मॉइस्चर पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पानी देना है। भेज मेंटेन करके रखना है, ओवर वाटरिंग आपको नहीं करना। एक बार बाहर निकल गया है तो 10 से 14 दिनों में एक बार ही पानी देते हैं तो बहुत रहता है, क्योंकि नॉर्मली ये क्रॉप फेड का रहता है, तो उसमें जल्दी पानी उड़ता नहीं है। नहीं तो बहुत ज्यादा ड्राई क्लाइमेट है, नॉर्मल रेनफॉल है तो बराबर है, लेकिन कितना पानी देना है वो आपके सॉइल के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने जमीन की जो स्थिति है उसके हिसाब से पानी दे सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग नॉर्मली जो जो डीप रूट में जाते हैं, मूली है, गाजर है, टमाटो है, वो नॉर्मली शैलो वेजिटेबल मतलब जिनकी जड़ें नीचे नहीं जाती हैं, जैसे ब्रोकोली है, लेट्यूस है, आलू है, फ्लावर है, कैबेज है, इन सब को इंटरक्रॉपिंग में आप यूज कर सकते हो। इंटरकल्चरल ऑपरेशन मतलब आंतरखेड़। खरपतवार का कैसा दूर करें। जो खरपतवार रहती है वो उत्पादन बीट का उत्पादन या इन सब का बहुत ज्यादा कम कर देती है, तो खरपतवार को नियंत्रण करना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। हैंड वीडिंग नॉर्मली भारत के अंदर देखी गई है, लेकिन जो एडवांस विस्तार रहते हैं वहाँ पे मैकेनिकल कल्टीवेशन भी बहुत ज्यादा देखा गया है खरपतवार को दूर करने के लिए, और हर्बिसाइड का उपयोग भी किया जाता है। इफेक्टिव खरपतवार के नियंत्रण के लिए उगने से पहले आप प्रोपाजाइन का 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप बेड पे नहीं कर रहे हो तो आप अर्थिंग अप और थोड़ा मिट्टी चढ़ाते हैं तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, और वहाँ पर खेड़ाई भी हो जाती है और जमीन भी ढीली हो जाती है और हवा अच्छी जाती है। क्लीन और शैलो मतलब बहुत गहराई के साथ में कल्टीवेटर नहीं लगाना है। नॉर्मली किया जाता है जड़ों को अपने खरपतवार को नियंत्रण में रखने के लिए।
डीप कल्टीवेशन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो क्रॉप को डैमेज कर सकता है, क्योंकि क्रॉप बहुत नजदीक से लगाया जाता है। 1 या 2 बार मिट्टी चढ़ाएंगे तो बहुत हो जाएगा। केयर रखने की जरूरत है कि जो छोटे वाले पौधे होते हैं वो प्रॉपर स्पेसिंग में हो रोज के बीच में, और अगर आपका ज्यादा उगावा अगर अच्छा आ गया तो थिनिंग करके उसको एक्सेस जो पौधे हैं उसको आप दूर कर दें। ग्रोथ रेगुलेटर का नॉर्मली पंचगव्य का स्प्रे 3% के हिसाब से 10 दिन के देने पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये खास करके आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और वर्मी वॉश अगर आप बनाते हैं और यूज करते हैं तो 10% के हिसाब से 5 बार हर 15 दिन के अंतराल पे अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दूसरा हमारा इसमें सिलिका की बहुत अच्छी जरूरत रहती है, तो आप सिल्फर का उपयोग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 65 दिन करते हैं बुआई से, तो भी क्वालिटी क्वांटिटी दोनों बहुत अच्छी बनती है गाजर के। अब हम देखते हैं अलग अलग जो कीड़े लगते हैं उसका सोल्यूशन हम लोग क्या देते हैं, वो तो मैंने आगे दे दिया है। आर्मी बम मतलब उन बम्स को बोलते हैं जो बहुत सारे गुच्छों में आते हैं, रात के समय आते हैं और एक साथ में बहुत 20, 50, 100 इस तरह की संख्या में आते हैं, और नॉर्मली आकर बहुत बड़ी संख्या में आकर तुरंत पत्तों को खाना शुरू कर डालते हैं, और वो जो सीडलिंग खड़ा होता है उसको भी डैमेज कर डालते हैं। क्योंकि वो आर्मी वर्म रात को खाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर जाते हैं जब तक हमें पता चले उसके हिसाब से। अ, एक बार उन्होंने अगर एक पौधे को खा लिया है तो वो पूरे के पूरे आर्मी जो रहती है वो दूसरे पौधे में जाती है, या आसपास के पौधे में जाते हैं, किसी भी जहाँ पे भी अच्छी खासी घास उगी होती है वहां पर जाते हैं और बड़े पैमाने में अटैक करते हैं और नुकसान करते हैं क्रॉप। इसका नियंत्रण करने के लिए आप अलग अलग पैरासाइट का यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट प्रेडेटर का कर सकते हैं। अगर आपके बाग में अगर बर्ड्स आते हैं तो भी आर्मी वर्म का कंट्रोल कर सकते हैं। जब बहुत ज्यादा ठंडा क्लाइमेट रहता है या उस समय बर्ड्स कम आते हैं, लेकिन बाकी के टाइम पर अगर रहता है तो बर्ड्स कंट्रोल कर सकते हैं। आप कल्चरल प्रैक्टिस जैसे कि डिस्किंग कर सकते हैं बड़े बड़े एरिया की, ताकि आर्मी वर्म्स का पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाए। डिस्किंग मतलब कि डिश हैरो लगा के कर सकते हैं। आर्मी वर्म का जो मौत रहते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो वो नियंत्रण में नहीं आते, तो आप उसके लिए क्या बोलते हैं फेरोमोन ट्रैप ही रख सकते हैं। आप इसका नियंत्रण करने के लिए बायोक्लीन स्वीप का स्प्रे कर सकते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी। 2 से 3 ml हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कितना आर्मी वर्म की क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कम है क्वांटिटी तो आपको 2 ml में रिजल्ट मिल जाएगा, अगर ज्यादा है तो आपको 3 ml तक इसका इस्तेमाल करना रहेगा। एफिड्स एफिड्स जो रहते हैं वो गाजर को फॉलिएज को पूरा का पूरा खाना शुरू कर देते हैं। वो इसलिए की पेस्ट है क्योंकि वो नॉर्मली वायरस को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जवाबदार रहते हैं। जो एफिड रहते हैं वो रस चूसने का काम करते हैं, और जहाँ पर वो होते हैं वहां पे चिकना चिकना पदार्थ जैसा आ जाता है, पौधे एकदम काले रंग के दिखने शुरू हो जाते हैं और उनका कर्लिंग शुरू हो जाता है और बढ़ता नहीं है। और पत्ते जो है वो चमकदार जैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, और जैसे मैंने बताया कि काले होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से वायरस का रोग भी बढ़ता है। इसके नियंत्रण के लिए आप जैविक तरीके से नियंत्रण करने के लिए उत्कृष्ट बायोक्लीनशिप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कटवर्म जो रहते हैं वो पौधे को बेस से कट कर देते हैं और प्लांट को किल कर डालते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप सल्फर सोल्यूबल सल्फर का 3G के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोपरकाइट 2 ml के हिसाब से, या डाइकोफोल 3.5 ml के हिसाब से प्रति लीटर पानी के हिसाब से 10 दिन के अंदर कर सकते हैं माइट्स के नियंत्रण के लिए। बायोक्लीनशिप का या निमोस सीपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रूट मैगोट जो रहते हैं वो टनल बना देते हैं मूली के अंदर। इसकी वजह से रूट रॉट आ जाता है और पत्ते का पौधा मर भी जाता है। ये जो पेल रंग के जो लार्वा रहते हैं वो टनल बना के और वो रूट्स के फ्लैश के अंदर घुस जाते हैं।
इसकी वजह से पूरा का पूरा जो फल रहता है, मतलब जो जड़ें रहती हैं वो खराब हो जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए इसका प्रिवेंशन ही सबसे अच्छा नियंत्रण है। अ अ, अगर आपने सितंबर महीने में अगर लगा रहे हैं तो बुआई से पहले इसको टेंट से रो कवर कर डालना चाहिए आपके गार्डन के अंदर। टेंटिंग की वजह से जो एडल्ट फ्लाई जो रहता है वो अंडे आराम से नहीं रख सकता है। टेंटिंग पूरे के पूरे एरिया में पूरे रो में कर देनी चाहिए ताकि अंडे जो एडल्ट रहते हैं वो नहीं रख पाए। इसको नियंत्रण के लिए आपको मूली को पूरा का पूरा एंटायर सीजन में कवर करके रखना की जरूरत है। रोटेटिंग क्रॉप मतलब लगा सकते हैं विद जैसे कि टमाटर है, बीन्स है, मटर हैं और कुछ हर्ब्स भी लगा सकते हैं कि इसकी वजह से पेस्ट जल्दी अटैक नहीं करते हैं और नियंत्रण में रहते हैं। स्प्रे के द्वारा अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो बायोक्लिन को 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप नीमोसिटी का भी स्प्रे कर सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। बीट वेब बम, जो बीट वेब बम का जो लार्वा होता है वो भी नुकसान करता है और पत्तों को पूरी तरह से काट के खत्म कर डालता है और वो अटैक भी करता है फ्लावर को और पॉट को भी नुकसान करता है। तो ये जो बीट वेब बम होता है वो शुरुआत में खाली पत्ते के पिछले हिस्से में नुकसान करता है और ऊपर उपले हिस्से के अंदर जैसे कोई खिड़की जैसी बना डालता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके पूरे के पूरे पत्ते को रोल कर डालता है और आसपास के भी सारे के सारे पत्तों को नुकसान करना शुरू कर डालता है। इसके नियंत्रण के लिए ऐसा कोई भी पौधा नहीं लगाएं जिसके अंदर बीट वेब बम का नुकसान आता हो। जो खरपतवार रहती है उसे खास करके अमरंथ और या फिर कैमोडियम स्पीशीज की रहती है उनको निकाल देना चाहिए। नॉर्मली एक जिसके जो भी पौधे के ऊपर ये वेब बम दिखाई देता है उस पौधे को वहां से निकाल देना चाहिए और लार्वा को वहां से दूर कर देना चाहिए। आप नीम का या मिर्ची का इस तरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका घोल बना के आप स्प्रे कर सकते हैं इसका नियंत्रण के लिए या केमिकल का भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप कमर्शियली बायोपेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो आप स्पिनोसवीट का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप उत्कर्ष बीटी का 2 ml के हिसाब से कर सकते हैं। बैसिलस तुरेंजिस जो बोलते हैं वो भी बहुत अच्छा नियंत्रण करने में काम करती है। हमने जो आपको पौधे के बारे में बताया है वो बायोक्लीन स्ट्रिप और नीमोस गोल्ड, ये जो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया हमने। बीट सिस्ट निमेटोड, इसका सबसे पहला जो साइन रहता है डैमेज का, उसमें पौधे स्टंटेड हो जाते हैं, ज्यादा ग्रोथ नहीं आता है उसके अंदर। जो पत्तों के बाहरी रहते हैं पार्ट रहता है वो सूखना शुरू हो जाता है, पहले पीला हो जाता है और बाद में मर जाता है। लेकिन जो पौधे का जो हार्ट होता है वो अनअफेक्टेड रहता है क्योंकि उसकी जो जड़ों के अंदर गांठें बन जाती हैं। अगर इसको हमें तब पता चलता है कि जड़ों में प्रॉब्लम है जब हम उसको खींचते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं ये बीट सिस्ट नेमेटोड्स हैं, ये सारे के सारे नेमेटोड्स की तरफ डैमेज है, ये भी नेमेटोड्स हैं। आप निकालते हैं तो दाढ़ी जैसा अपीयरेंस आता है उसके अंदर। इसका नियंत्रण के लिए पहले तो आपको सॉइल की खुदाई करनी रहती है 2 फीट डीप तक और उसको ऊपर नीचे करना चाहिए ताकि एक्सपोज रहे। मतलब नॉर्मली ये काम गर्मियों में किया जाता है ताकि ताकि सॉइल सोलराइजेशन अच्छी तरह हो सके। 1-2 बार ऐसे करते हैं तो जमीन में जो भी नेमेटोड्स रहते हैं उसका नियंत्रण बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपके यहाँ पे आ जाता है तो आप उत्कर्ष के हमारे प्रोडक्ट है निमेटोनिल है या निमेटोज है उसको आप ड्रेंचिंग द्वारा इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 1 लीटर अथवा 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। ये निमेटोनिल है। निमेटोनिल के अंदर अलग अलग तरह के फंगस आते हैं जैसे बैसिलोमाइसिस है, उचोनिया है, मेटारिजियम एनिसोप्ली और 3 अलग फंगस आते हैं। निमेटोज के अंदर बैसिलोमाइसिस निलासिनस की एक एडवांस स्टेज आती है, ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है और पाउडर स्वरूप में भी आता है। डिजीज, फंगल डिजीज, तो ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट। सिम्टम्स जो रहते हैं ऑल्टरनेरिया लीफ ब्लाइट के, सबसे पहले लीफ के पत्तों के मार्जिन पे दिखाई देते हैं,
मार्जिन ब्राउन कलर का, ग्रीनिश ब्राउन कलर का पानी के अंदर सुखाया गया हो और वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। पहले वो ब्राउन से ब्लैक हो जाता है और फिर एक हरे पीले रंग का धब्बे ये इस तरह के बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जैसे दिखाई दे रहा है। जो पुराने पत्ते होते हैं उनको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब 40% से ज्यादा पौधे इन्फेक्टेड होते हैं तो पौधे पत्ते पीले हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं और मर जाते हैं। ब्लैक रूट रॉट, ब्लैक रूट रॉट नॉर्मली तब होता है जब स्टोरेज कंडीशन बराबर नहीं होती है और टेम्परेचर भी हाई रहता है और वेस्ट भी बहुत ज्यादा रहता है। ये जो ब्लैक रूट रॉट की जो फंगस रहती है वो सुपरफिशियल इरेगुलर ये इस तरह के काले काले धब्बे उस पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। वो एक उसका रैंडम पैटर्न रहता है, कोई पैटर्न नहीं होता है। इस कलर निकलने की वजह से डार्क ब्राउन से ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं। वो नॉर्मली ऊपर के भाग तक ही रहते हैं, लेकिन बाहरी स्वरूप पूरा का पूरा खराब हो जाता है। ये जो ब्लैक रूट रॉट के जो पैथोजन होते हैं वो जो डैमेज टिश्यू होते हैं उसके अंदर घुस जाते हैं। इसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट उसका जो हार्वेस्टिंग का पीरियड है वो काफी लंबा हो जाता है और लंबे समय तक ये पाक रह भी नहीं सकता है। व्हाइट मोल्ड, व्हाइट मोल्ड काफी सारे वेजिटेबल को करता है, लेकिन खास करके गाजर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। खास करके लेट सीजन वाला जो होता है या स्टोरेज के समय व्हाइट मोल्ड लगता है। ये फंगस जो है वो जमीन में हो सकता है या स्टोरेज एरिया में हो सकता है या कंटेनर में हो सकता है। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो सफेद रंग के रुई जैसे फंगस डेवलप होता है और एकदम बाहर उसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो एकदम हार्ड टाइप का रहता है और वो बाहर से दिखाई भी देता है। स्टोरेज के समय जब रखते हैं तो वो सॉफ्ट नरम तरह का पानी जैसा होता है, एकदम फ्लफी जैसा सफेद रंग का माइसीरिया होता है। कैविटी स्पॉट या रूट डायबैक, रूट डायबैक के जो सिम्टम होते हैं उसके अंदर रस्ट कलर का, ये जो आप देख रहे हैं रस्ट कलर का, वो लेटरल रूट फॉर्मेशन चालू हो जाता है जिसके से ग्रोथ अटक जाता है। इसके जो सिम्टम्स रहते हैं वो नॉर्मली नेमेटोड जैसे ही रहते हैं और खास करके जब जमीन बहुत ज्यादा कड़क होती है या पानी की ड्रेनेज अच्छी नहीं होती है उस समय होता है। जो धब्बे पड़ते हैं वो अराउंड 1 से 2 mm के साइज के होते हैं और एकदम सीधे होते हैं। क्राउन रॉट, अर्ली सिम्टम जो रहते हैं क्राउन रॉट के वो उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डार्क ब्राउन लेजिन डेवलप होते हैं रूट क्राउन के अंदर। जब क्रॉप मैच्योर होते हैं तो पूरा का पूरा भाग सूखा हुआ हो जाता है और जब ये इस रोग का नियंत्रण नहीं किया जाता है तो पूरा का पूरा जो उपला भाग होता है ये पूरा का पूरा ये सड़ा डालता है और इस तरह से उसकी मार्केटेबल वैल्यू बहुत एकदम कम हो जाती है। रेडिश व्हाइट रस्ट, मूली का सफेद जो रस्ट रहता है कि नॉर्मली इसका अटैक पत्तों के ऊपर और फ्लावरिंग शूट्स के ऊपर होता है। जो फ्लावरिंग शूट्स होते हैं वो छोटे साइज के हो जाते हैं और उनका शेप भी बिगड़ जाता है। पाउडर जैसा तत्व पैचेस में देखा जाता है पत्ते के पीछे की साइड पर। इसको नियंत्रण केमिकली करने के लिए आप मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं, उससे नियंत्रण आ जाता है। ऑल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, छोटे छोटे धब्बे पत्तों के ऊपर डेवलप हो जाते हैं इस तरह के गोल गोल। जब ये सूखापन जो जब निकल जाता है तब ऐसा छेद जैसा हो जाता है और पत्ता धीमे धीमे करके एकदम पीला हो जाता है। बीट कर्ली टॉप, इसके अंदर जो पत्ते होते हैं वो एकदम सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं और कर्ल होने शुरू हो जाते हैं अंदर की तरफ से। इसमें पौधा स्टंटेड रहता है, छोटा रहता है और उसके कलर भी चला जाता है और मार्जिन जो रहते हैं वो पर्पल रंग के होते हैं। सर्कोप्सोरा लीफ स्पॉट,
सर्कोप्सपोरा बेटिकोला नाम का फंगस की वजह से सर्कोप्सपोरा लीफ स्पॉट पीट में देखा गया है। इसके अंदर ब्राउन या ग्रे कलर के स्पॉट्स लग जाते हैं पत्तों के ऊपर, लीफ के ऊपर। वो नॉर्मली एक दूसरे के अंदर जब आ जाते हैं तो पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है। स्कैब, अगर आपके पत्तों के ऊपर स्कैब है तो आपको उसके बारे में जल्दी पता नहीं चलेगा जब तक आप उसको खुदाई नहीं करोगे। तब जब आप खुदाई करोगे देखोगे बड़े बड़े धब्बे आ गए हैं जो जो बहुत ज्यादा नुकसान कर डालते हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पर कोई ना कोई पौधे को देखते रहना चाहिए ताकि कोई जगह पर स्कैब डेवलप ना हो गया हो। इसके नियंत्रण के लिए आप ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं ये सब रोगों के लिए, या फिर सूडोमोनास कर सकते हैं। ट्राइकोस के अंदर ट्राइकोडर्मा विरिडी आता है, सूडोस के अंदर सूडोमोनास फ्लोरेसेंस आता है। पंखुड़ी के अंदर पंखुड़ी जो है वो अलग अलग फंगस का बना होता है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम, एम्पेलोमाइसिस क्विस्क्वालिस और 3 और फंगस भी आते हैं। अगर आप पंखुड़ी यूज कर रहे हैं तो आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी का यूज करने की जरूरत नहीं है। बायोक्लिनसिप के बारे में जो बताया, बहुत सारे जीवाणुओं को कंट्रोल करते हैं, तो वो मेटररिज्म, एनिसोप्ली, बिवेरिया बासियाना और वर्टिसिम निकानी से बना हुआ है। बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज के अंदर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का जो सिम्टम रहता है वो पत्तों की धारों पे जो नॉर्मली देखा गया है, पत्तों की धार छोटी हो जाती है, पीले रंग की हो जाती है, और स्पॉट एंगुलर लीफ स्पॉट होता है वो धीरे धीरे बड़ा करके पहले ब्राउन से ब्लैक कलर हो जाता है और पीलापन छोड़ जाता है और बाद में कड़क पत्तों को कड़क कर डालता है। इसके नियंत्रण के लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 10 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम ले सकते हैं। जैविक तरह से नियंत्रण करने के लिए आप सूडोमोनास का भी इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं और उनकी कमियां कैसे दिखती हैं। नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी के अंदर पत्ते जो रहते हैं वो नीचे के पत्ते पूरे पूरे पीले होने शुरू हो जाते हैं और लाल रंग के धब्बे जैसे भी दिखाई देते हैं नए पत्तों के अंदर। इसके नियंत्रण के लिए आप हमारे जैसे रिकमेंडेशन है, यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, उसका कर सकते हैं, या स्प्रे के अंदर 13-045 कैल्शियम नाइट्रेट करेंगे तो भी इसका नियंत्रण आ सकता है। फॉस्फोरस की कमी के अंदर नॉर्मली बहुत ज्यादा देखी नहीं गई है, बट उसमें अगर आपके पत्ते पर्पल रंग के बनने हो रहे हैं, पर्पल रंग का कलर आता जा रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो है। खास करके जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है तब ये कमी देखने को मिलती है। इसके लिए जैसे हमने रिकमेंड किया कि शुरुआत में ही आपको एसएसपी देना है और हॉर्स पावर का डोज देना है। अगर आप शुरू में ही दे देते हैं तो आपको ये कमी नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी कमी आ जाती है तो आप 1261 है, 05234 है, हॉर्स पावर का स्प्रे कर सकते हैं। पोटैश की कमी, पोटैश की कमी के अंदर नॉर्मली जो लोअर लीव रहते हैं उसकी धार जलनी शुरू हो जाती है और पूरे के पूरे पत्ते धार के जल जाते हैं। पानी की कमी में भी इस तरह का सिम्टम देखा गया है गर्मी के पीरियड के अंदर। तो लेकिन नॉर्मली ये सिम्टम अगर ठंड में आ रहा है तो ये पोटाश की कमी की वजह से ही है। इसलिए हमने रिकमेंडेशन के अंदर बोला है कि 2 बार एमओपी दो। अगर फिर भी देने की वजह से भी अगर नहीं आ रहा है, कंट्रोल हो रहा है, तो आप एसओपी का स्प्रे कर सकते हैं, 13-045 का स्प्रे कर सकते हैं, 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी, मैग्नीशियम के जो सिम्टम रहते हैं उसमें ब्राइट येलो पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं वेन्स के बीच में, पुराने पत्तों के, और खास करके हार्वेस्टिंग से पहले होते हैं। उसके नियंत्रण के लिए आप मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम एडीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की कमी के अंदर जो नए पत्ते होते हैं वो पीले होने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे डिस्टॉर्टेड पीलापन देखने को मिलता है, ये जिस तरह से यहाँ दिख रहा है। नॉर्मली मिड गर्मी के अंदर इसकी कमी ज्यादा देखी गई है। इसके लिए आप जिंक सल्फेट का जमीन में देकर या जिंक बीडीडीए का स्प्रे करके नियंत्रण कर सकते हैं। आयरन की कमी के अंदर नॉर्मली पूरा का पूरा पत्ता जो होता है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, अदर देन इसके बीच वाले मिड ड्रिप के छोड़कर। इस पत्ते की साइज छोटी होनी शुरू हो जाती है, पत्ते कड़क हो जाते हैं, एकदम पत्ते हो जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है तो पूरा का पूरा पत्ता पीला हो जाता है। इसके लिए आप जमीन में फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे के द्वारा आप एफईडीए दे सकते हैं। अगर पीएच 7.5 से ऊपर है, 7.5 से कम है तो आप 6.5 से कम है तो एफईडीटीपीए दे सकते हैं, या आप ड्रिप है तो आप एफई एडा का भी ड्रिप के द्वारा दे सकते हैं। बोरॉन की कमी,
पत्ते जो होते हैं वो एकदम शेप उनकी बिगड़ जाती है, जैसे आप ये देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है तो धार जलनी शुरू हो जाती है। जो जड़ें रहती हैं उसमें क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और पीला रंग का होना शुरू हो जाता है। बोरॉन की कमी को दूर करने के लिए आप बोरेक्सम में दे सकते हैं या पी-शेप डाइसोडियम ऑक्टाबोरेट का स्प्रे कर सकते हैं या कैल्सीबोरॉन एफेनेंसा का स्प्रे भी कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी के अंदर जो नए पत्ते रहते हैं वो रोल होने शुरू हो जाते हैं, उनकी शेप बिगड़नी शुरू हो जाती है। उसकी वजह से नीचे का फल भी अच्छी तरह डेवलप नहीं होता है, उसकी साइड भी डेवलप नहीं होती है और मर भी जाता है पौधा कई बार अगर बिल्कुल कमी ज़्यादा आ जाती है तो। कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं ज़मीन में या स्प्रे कर सकते हैं कैल्शियम एडीडीए का, कैल्सीबोरॉन का या एफेनान्सर का। मैंगनीज की कमी, मैंगनीज की कमी अगर दिखती है तो आप उसके लिए नियंत्रण के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का जमीन में दे सकते हैं या मैंगनीज एडीडी आप जमीन में दे सकते हैं। ये हमने रिकमेंड किया है शुरुआत में ही कि आप कॉम्बी 2 डबल कॉम्बी इन सब का स्प्रे करते हैं तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ की कमी नॉर्मल देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट की तत्वों की ज़रूरत बहुत कम क्वांटिटी में रहती है। हार्वेस्टिंग और उसकी यील्ड डिपेंड करता है कौन-सा आपका कल्टीवार है। तो 25 से 55 दिन में नॉर्मली तैयार हो जाता है उसके लिए। कैसा क्लाइमेट रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी हार्वेस्टिंग आप लेट करते हैं मूली के अंदर, तो जो जड़ें हैं वो तीखी हो जाती हैं और उनकी शेप भी बिगड़ जाती है। हार्वेस्टिंग नॉर्मली हाथ से की जाती है। शुरू एक छोटा थोड़ा-सा लाइट पानी दिया जाता है उसको फेंकने से पहले, ताकि जड़ें आराम से बाहर आ जाएँ। उसके बाद जड़ों को धोया जाता है और बंडल में बना के कुछ पत्तों के साथ में मार्केट में भेजा जाता है। मूली का उत्पादन नॉर्मली 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आता है। एकड़ में अपने कहें तो 5 से 7 किलो 5 से 7 टन प्रति एकड़। गाजर को फ्रेशली हार्वेस्ट करके मार्केट में भेजा जाता है, पूरी मैच्योरिटी होने के बाद ताकि क्वालिटी एकदम बराबर जाए। अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो उससे आपको थोड़ा और लंबे समय तक रखना चाहिए ताकि यील्ड अच्छी तरह आ सके। फ्रेश मार्केट के अंदर नॉर्मली छोटे किसान फ्रेश मार्केट बेचते हैं, तो उसके लिए छोटा-सा नरम और माइल्ड फ्लेवर वाला मतलब कि थोड़ी-सी मिठास डेवलप हो जाती है। उस तरह का एक जैसा अपीयरेंस वाला भेजा जाता है, उसमें भाव बहुत अच्छे मिलते हैं। नॉर्मल जो वैराइटी मार्केट में यूज़ होती है, वो अराउंड 2.5 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर की अगर अपर एंड हो जाती है, तो वो मार्केट में भेजने लायक साइज़ आ जाता है। एक हल्का-सा पानी दिया जाता है 2 से 3 दिन पहले हार्वेस्टिंग से पहले, ताकि आराम से जड़ों के इज़िली बाहर निकाल दिया जा सके, बिना कोई नुकसान के। रूट्स का जो हार्वेस्टिंग ऊपर से खींच के किया जाता है, उसे बंच कैरेट किया जाता है। अगर उसको अगर टॉप के बिना निकाला जाता है, तो उसे बल्क कैरेट किया जाता है। नॉर्मली मार्केट के अंदर जो अभी फ्रेश भेजा जाता है, तो वो नॉर्मली टॉप कैरेट भेजा जाता है क्योंकि वो उसकी वजह से पानी का लॉस जल्दी नहीं होता है और लंबे समय तक जो पत्ते साथ में रहते हैं, तो उसमें उसकी स्टोरेज लाइफ अच्छी रहती है। नॉर्मली भारत के अंदर जो वैराइटीज़ रहती हैं, उसमें 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मतलब 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन देखा गया है। बीटरूट नॉर्मली 9 वीक्स के बाद में बीटरूट का हार्वेस्टिंग शुरू होता है बुआई करने के बाद में। इस समय जो बल्ब रहता है वो अराउंड 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर का बन जाता है और नॉर्मली वो बहुत नरम जैसा रहता है और वो नरमाश रहनी ज़रूरी है सलाद में यूज़ करने के लिए। नॉर्मली बीच-बीच के पहले निकाल लिए जाते हैं ताकि बाकी के अगर जो बड़े हो गए हों उनको निकालने में आसानी रहे, उनके लिए जगह भी रहे। नॉर्मली हार्वेस्टिंग जब तक 8 सेंटीमीटर 3 इंच तक का डायमीटर होता है तब तक आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो।
इस समय हार्वेस्ट करने से बीटरूट का वजन अच्छा मिलता है और उसको स्टोरेज में भी आसानी रहती है। अगर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपने उसको ग्राउंड में रखा जाता है तो वो एकदम कड़क हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है। एक जो साइन देखा गया है जड़ों के रेडी का, जो पौधे होते हैं वो ढीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली 3 से 5 सेंटीमीटर का जब उनका डायमीटर आता है तो वो रेडी हो गए होते हैं। एवरेज यील्ड बीट का डिपेंड करता है 250 क्विंटल से 300 क्विंटल प्रति हेक्टर। आपने हाइब्रिड सीड लिया है, देसी सीड लिया है, या कैसा क्लाइमेट है, आपकी जमीन कैसी है, उसके ऊपर आपका उत्पादन डिपेंड करता है। हमने आपको बहुत सारे पौधों के बारे में बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो ये जो हमारे प्रोडक्ट जो हैं, ये हमारे आप ऑनलाइन मिल सकते हैं या आप हमारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी ले सकते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट से लेते हैं तो रेट एकदम रीजनेबल रहते हैं और उसमें स्कीम भी चल रही होती है। इसके अलावा आप अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मोगलिक्स है, एग्री बेकरी, बिग हार्ट, एग्रोशिया, इन सब में मिलता है। हमारे प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में आप ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, उसमें भी देख सकते हैं। हमारी कंपनी कंप्लीट रेंज बनाती है बायो फर्टिलाइजर की, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, एसिडोबैक्टर, पीएसबी, केएसपी, जिंक सोलुबलाइजिंग, सल्फर सोलुबलाइजिंग, एजोस्पिरिलोज, वाइडी माइक्रोब्स। फिर बायो पेस्टिसाइड की पूरी रेंज है हमारे पास में। ईडीटीएच रिलेटेड फर्टिलाइजर की पूरी रेंज है। इसमें मिक्स भी आता है, अगर कॉम्बी 2 भी आता है, जैसे 6 के 6 माइक्रोन्यूट्रेंट आ जाते हैं, या 6 माइक्रोन्यूट्रेंट के साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम और कोबाल्ट के साथ में देते हैं, जिसको डबल कॉम्बी कहते हैं। मिसलेनियस फर्टिलाइजर भी पूरी रेंज है हमारे पास। फिर एक्वेरियम में जो प्लांट्स यूज होते हैं उसके फर्टिलाइजर की भी अच्छी रेंज है हमारे पास में, संपूर्ण रेंज है। एमिनोचिलेटेड फर्टिलाइजर भी हैं। फिर स्प्रेडर हैं, सिलिका स्प्रेडर, ऑर्डिनरी स्प्रेडर, नॉन आयोनिक स्प्रेडर्स हैं। ड्रिप साफ करने के लिए बायोलॉजिकली इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है हमारा, ड्रिप साफ करने के लिए। वाटर सोल्यूबल की भी संपूर्ण रेंज है हमारे पास में। मीडिया भी है पूरा हाइड्रोपोनिक्स के लिए, और हाइड्रोपोनिक्स के लिए एक्सक्लूसिव फर्टिलाइजर्स भी हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की भी संपूर्ण रेंज है हमारे पास में। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर, नीम ऑयल आधारित या प्लांट एक्सट्रैक्ट आधारित भी पूरे प्रोडक्ट हैं, या अलग अलग तरह की ल्यूर भी मिल जाती है, एमी ल्यूर भी मिल जाएगी। पीजीआर आधारित भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे यूमिक एसिड, फुलिक एसिड, एमिनो एसिड, सीविड इंडिविजुअली या मिक्स में। फिर रूट्स बनाने के लिए रूट्स मल्टीप्लायर, स्ट्रेस फ्री, जाइमोस, ये सब भी है। अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपने वो म्यूट करके, नागराज जी आप म्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमने बना रखा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के भी भाग बन सकते हैं। अगर आप नहीं हो तो आप मेरे को नंबर भेजना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। यस नागराज जी, पूछिए, आपको कोई सवाल आया हो तो इस वेबिनार से। Yes, sir. Seminars are good, sir. I don't understand Hindi, Okay. uh, but I took all the content from Very your. nice, sir. Yes, sir. You can ask question in English, I don't mind. Yes, sir. So one basic question is regarding the seed treatment. Okay. All the seeds are now coated with therum or something chemical. Okay. How can we treat with Pseudomonas or So trichoderma? therum is an insecticide, it is not a fungicide. So normally, when you insecticides don't kill any kind of fungus or bacteria, so you can easily coat them with Pseudomonas or Trichoderma or microbes, because they don't contain anything that will be killed by any kind of insecticide. Okay, sir. That means any hybrid seed can be treated with bio. Yes, sir. Yes, sir. Because we always recommend it, because if they are treated with any kind of fungicide, then it is not suitable. But we will not be able to know that. Mostly therum is treated. Fungicide treatment is not known. Which one? We will not be able to know what treatment is done. Sir, it is written. It is normally good companies write on the packet that with which chemical they have treated their seeds. Understood, sir. Sir, mostly by end of this year, sir, I would like to have a distributorship of Utkarsh products in Tamil Nadu. Sir, welcome. You are always welcome. Yes, sir. By end of November or December, which state, sir, are you based? Tamil Nadu, sir. I am in Madurai. Very nice. We will be happy to work with you. Thank you, sir. Thank you, sir. Seminars are nice, sir. Very informative, sir. Thank you, sir. And which more webinars would you like to have, sir, for the future? Because we usually do webinars based on the request made by our clients.
Oh, I see. So I want for rice Rice we have done. You can see the webinar. We have webinar is already there. done. Papaya is there. Papaya is also done. Oh, sir. Okay, sir. So if there is any requirement, you can tell me Sure, later sure, sure, also. sure. Thank you, sir. Very informative, sir. I'm learning day by Thank you, day. sir. Thank you very Thank much. you. Thank you. Any other question? No, sir. Thank you, sir. Thank you for being with us. Thank you. Well, And we are closing this webinar. If आप जो भी YouTube के ऊपर ये वीडियो देखते हैं, उनको सवाल अगर आता है, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो यह वेबिनार हम यहीं बंद करते हैं। हमारे सारे के सारे वेबिनार यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उत्कर्ष एग्रो कैंप, उस पे अवेलेबल हैं, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी हम इसकी लिंक रखते हैं। तो आप हमें फेसबुक पे लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे आप वो बेल बटन को रिंग करिए, ताकि जो भी वेबिनार हम पोस्ट करते हैं तो आपको वो तुरंत के तुरंत मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। एंड हम यहाँ पर वेबिनार को पूरा कर रहे हैं।